हम्म। WHO। W स्टैंड फॉर वर्ल्ड, H स्टैंड फॉर हेल्थ, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोविड 19 में आपने देखा होगा, WHO का न्यूज में बहुत नाम सुना होगा, न्यूज चैनल्स पे, ठीक है, प्रिंट मीडियाज में, न्यूज़पेपर में। और मुझे नहीं लगता शायद ही कोई है जो नहीं जानता WHO क्या होता है। ये बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हेल्थ की पॉलिसीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और हेल्थ के जितने भी सेक्टर्स हैं, उनके जो भी एक्सपर्ट, उनसे की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये WHO का काम है। तो वर्ल्ड वाइड हेल्थ की रखवाली करने की के लिए सबसे बड़ी जो संस्था बनाई गई है वो है WHO। बहुत से विकसित देश इसके मेंबर हैं, और ये हर फील्ड में अपने गाइडलाइंस जारी करता है, और उसको फॉलो किया जाता है। कोविड 19 में आपने देखा होगा, WHO ने बहुत सारे गाइडलाइंस इतने जारी किए थे, ट्रीटमेंट के लिए किए थे, प्रिकॉशंस के लिए किए थे, हम कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन में WHO उस कंट्री को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, उसको एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है, और उसको ये गाइडेंस देता है कि कैसे आप इस डिजीज से, कोई यदि महामारी फैली है तो कैसे आप उससे बच सकते हो, उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ऐसे बहुत से काम WHO करता है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा में इसका ऑफिस लोकेटेड है, और भी बहुत सी कंट्रीज में इसका ऑफिस है। इवन इंडिया भी इसका मेंबर है ना। कम से कम 250 देश है, जिसमें से लगभग 140 देश के आसपास ऐसे हैं जिन्होंने WHO की मेंबरशिप लेके रखी है। इसकी एनुअल मीटिंग अटेंड करते हैं। इसका हम कंपोजिशन देखेंगे कि इसमें वो डायरेक्टर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना। हम इसका पूरा हियरार्की देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस विजन के साथ WHO को स्टैब्लिश किया गया है। तो WHO यूनाइटेड स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, और ये सभी जितने भी देश इसके मेंबर्स हैं, उनके सिटीजन्स की ये हेल्थ की केयर करता है, ठीक है। और बहुत सी टर्मिनोलॉजीज भी है जिनको डिफाइन करता है। जैसे हम यदि हेल्थ की डेफिनेशन देखें, मैंने आपको सोशल फार्मेसी के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको जो हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी वो WHO ने दी है। तो WHO बहुत सी टर्म्स को डिफाइन भी करता है। तो आप इसकी, ये जो हेड ऑफिस है, इसकी भव्यता को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि WHO कितना फेमस है और कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आप WHO का लोगो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। WHO was established on 7th of April 1948। आजादी के बाद, जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद 7 अप्रैल को WHO स्टैब्लिश हुआ था। और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, उसमें पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछा जाएगा कि WHO कब स्टैब्लिश हुआ था, या तो ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज दिस साक्षी? सर वो गलती से हो गया, वो टच हो गया था, रिमूव कैसे अच्छा, होगा? इट्स ओके। आपके इससे होगा, वो रिमूव आपने किया है तो यहाँ से तो नहीं हो सर पाएगा। कैसे होगा? आप एक ऑप्शन होगा उसमें जाइए, ये देखिए स्क्रीन दिख रही है, ये वाले ऑप्शन पे जाइए आप, इरेज। हाँ, हो गया, ठीक है। तो WHO स्टैब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। हम, हमारी कंट्री जब आजाद हुई थी, तो उसके लगभग 1 साल बाद ये WHO स्टैब्लिश हुआ। तो आप याद रखोगे कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। ये भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है ना, उसमें एज अ जनरल नॉलेज में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डब्ल्यू एच ओ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, अभी आपका पटवारी का एग्जाम होगा, जहां पर भी आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसमें डब्ल्यू एच ओ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आप में से यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हो और वो इस लेक्चर को यदि ध्यान से सुने और इस नोट्स को पढ़ेगा, तो वहां पर भी उसको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। WHO serves as the directing and coordinating authority of international health matters and health पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाता है डब्ल्यू एच ओ, और उसको इम्प्लीमेंट करता है। और ये पॉलिसीज कौन बनाते हैं? जो हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। डब्ल्यू एच ओ में बहुत से डिविजन्स हैं, मेंटल हेल्थ डिवीजन, चाइल्ड हेल्थ डिवीजन, मैटरनल हेल्थ डिवीजन, पेंडेमिक, जो पेंडेमिक डिजीजेज होती हैं, एंडेमिक डिजीजेज होती हैं, उनसे कैसे कैसे आप उससे फाइट कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन डब्ल्यू एच ओ के पास होती है और वो गाइडलाइन के रूप में जारी करता है। एक आईसीएच भी होता है, इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी डब्ल्यू एच ओ की तरह काम करता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू एच ओ सबसे बड़ी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मैं हिस्ट्री की बात करूं तो डब्ल्यू एच ओ की शुरुआत का मेन कारण था महामारी। जब महामारी आती थी तो देश के नागरिक बहुत जल्दी मौत की चपेट में आ जाते थे, अपने अपनी जान गंवा बैठते थे। तो उस समय पे बहुत आवश्यक था कि कोई ऐसी संस्था हो जो बहुत जल्दी रिसर्च करे, बहुत जल्दी उसके कारण को फाइंड आउट करे, है ना। तो सभी एक्सपर्ट उसमें अपनी एडवाइस दे और जल्दी से जल्दी उस चीज से मतलब लड़ा जा सके, उसको हराया जा सके, है ना। जैसे अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा डब्ल्यू एच ओ ने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, है ना। ट्रीटमेंट गाइडलाइन बहुत जल्दी जारी की है, वैक्सीन बनाने के लिए सारी चीजें डब्ल्यू एच ओ ने फंडिंग की, है ना। डब्ल्यू एच ओ फंडिंग भी करता है। यदि कोई कंट्री है वो डब्ल्यू एच ओ की मेंबर है और यदि वहां पर महामारी आ गई है तो डब्ल्यू एच ओ फंडिंग के थ्रू उस कंट्री को सपोर्ट भी करता है, जिसने मेंबरशिप ली है उसको। फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? कॉलरा आपने सुना होगा, एक एपिडेमिक डिजीज, काफी ज्यादा बैडली स्प्रेड हो गई थी, तो उससे बहुत लोगों की जान गई थी। तो वहीं से फिर ऐसा मतलब विचार आया कि नहीं, कोई ऐसी संस्था बनाई जाए। संस्थाओं का काम ही क्या होता है? इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, है ना, और ये सब पॉलिसी के बेसिस पे काम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, है ना। डब्ल्यू एच ओ जैसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी सेट करता है ना, और एक लिस्ट जारी करता है मेडिसिन की, जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ऐसे लिस्ट जिसको डेली लाइफ रूटीन में डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसका सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, एफिकेसी अच्छी है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, और काफी रिजनेबल रेट पे, अफोर्डेबल प्राइस पे कस्टमर को अवेलेबल की जा सके। तो इसमें सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में काफी रिलीफ डब्ल्यू एच ओ प्रोवाइड करता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1940 में। फर्स्ट हुआ था अराउंड 1916 के आसपास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसमें देखा गया कि बहुत लोगों की जानें जा रही हैं इन्फेक्शन की वजह से। कहीं किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी जान जा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ज्यादा ही मतलब जान और माल की हानि हुई थी, है ना। बहुत से सैनिक इसमें मौत की घाट उतर गए थे इन्फेक्शन की वजह से। किसी को कहीं कोई चोट लगी, उसका घाव बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। तो इन सब केसेस में क्या है, मतलब बहुत जरूरी था कि लोगों की जान की परवाह की जाए, उनको कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं, वो बीमार हुए तो कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो इन सब पे मतलब सोचना शुरू किया गया, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी देश की पॉपुलेशन घट रही है तो वो ऐसे में तो वो एक दिन देश मतलब खत्म हो जाएगा वो, है ना। यदि बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट ज्यादा है, मैंने आपको बताया था ना हेल्थ इंडिकेटर। तो अब हेल्थ इंडिकेटर से यदि किसी देश में लोग पैदा कम हो रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है ना, तो उस वो देश तो एक दिन शायद नामो निशान उसका मिट सकता है ना। ऐसे कुछ देश है जहाँ की पॉपुलेशन कम होते जा रही है, जैसे भारत की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट बहुत कम हो गया है ना। तो बहुत सारे रीजन है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी होने के बाद भी बर्थ रेट कम है ना। तो
ये सब जो चीजें हैं, ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है, ये डब्ल्यूएचओ रिलीज करता है, डेटा भी रिलीज करता है। उस डेटा के माध्यम से, उस आंकड़ों से, एनालिसिस के आधार पे हेल्थ पॉलिसीज बनाने में बाकी देशों को काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनली वर्क करता है। तो इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, वो जैसे भारत का जो सबसे एक्सपर्ट होगा मेडिकल फील्ड का, उसको डब्ल्यूएचओ शामिल करेगा। तो जितने भी देश हैं वहाँ के, जो जिस भी फील्ड के, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हुआ, है ना, बायोलॉजी हुआ, लाइफ साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आपका फार्मेसी हुआ, और आपका नर्सिंग हुआ, सभी लोग हैं इसमें, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल है, लेकिन सभी टॉप टॉप मोस्ट लेवल के ये शामिल करता है ना। और राउंड द टेबल इनकी जो मीटिंग होती है, उसमें यही सब डिस्कशन होता है कि भाई हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हल्मा अटा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी डब्ल्यूएचओ ने ऑर्गेनाइज कराई थी, है ना। जिसमें अरब कंट्रीज के जो, यूएई के जो, ईरान इराक जो कंट्रीज है, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, इस टाइप के टर्मिनोलॉजीज यूज करके हेल्थ को डिस्क्राइब किया गया था। और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन सी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करना है ना। तो ये सब डब्ल्यूएचओ, मतलब कुल मिला के हेल्थ से रिलेटेड जितना कुछ आप सुनते, देखते, पढ़ते हो, सब डब्ल्यूएचओ के थ्रू ऑपरेट होता है। और डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है वो वैलिड है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द मल्टी सेक्टोरियल पब्लिक पॉलिसीज फॉर हेल्थ, इंटीग्रेटेड जेंडर एज सेंसिटिविटी अप्रोच दैट फैसिलिटेट कम्युनिटी एम्पावरमेंट। कम्युनिटी एम्पावर तभी होगी जहां पर कम्युनिटी के जो कंपोनेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट एज के पीपल है जो उस कम्युनिटी में रहते हैं, है ना। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, जेंडर, मेल फीमेल सब शामिल है। तो वो यदि हेल्थी रहेंगे तो कम्युनिटी हेल्थी रहेगी, और कम्युनिटी हेल्थी रहेगी तो उससे देश हेल्थी रहेगा, है ना। और फिर एक देश है जो एक मतलब स्टैंडर्ड बेंचमार्क दिखाएगा कि नहीं, हमारी कंट्री कितनी हेल्थी है। तो हेल्थ इंडिकेटर्स के साथ साथ डब्ल्यूएचओ ऐसा डेटा भी रिलीज करता है जो बताता है कि किस देश की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, और किस देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या डेफिशिएंसीज हैं, और उसको कैसे कवर अप किया जा सकता है। कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, होने चाहिए, कितनी पब्लिक को कवर करने के लिए कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वहां पर कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है। तो ये सब डब्ल्यूएचओ इसका एक पूरा ढांचा तैयार करता है। तो उसके हिसाब से जो हेल्थ केयर सिस्टम है कंट्रीज के, वो डेवलप किए जाते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है। आगे अब इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा आपको। तो आप ये असेंबली को देख के भी जान सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ कितना भव्य ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूएई और आपका जी8 ग्रुप, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। What are the main functions of this assembly? To determine international health policies and program, to review the work of past years. प्रीवियस ईयर्स में जो कुछ पेंडेमिक डिजीजेस आई हैं, उनमें कौन सा ट्रीटमेंट, क्या, कैसे उससे हमने फाइट की थी, तो उसके बेसिस पे ये लोग फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, और प्रेजेंट में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं जो चल रही है ना। और पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, क्योंकि इसके पहले भी पेंडेमिक डिजीज आ चुकी है ना। तो हो सकता है भारत में ना आई हो और किसी कंट्री में आई हो, तो डब्ल्यूएचओ के पास सारा डेटा रहता है। तो वो उसी डेटा के आधार पे फिर बाकी कंट्रीज की हेल्प करता है। टू इलेक्ट मेंबर स्टेट टू डेजिग्नेट अ पर्सन, मतलब इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता है, बजट तैयार करता है, ठीक है। इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड, है ना, ये आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड देख सकते हो। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 34 members. The members technically qualified in the field of health. Members are elected for 3 years. The main function of the board are to give effect the decision and policies of the health assembly, to advise it and generally to facilitate its work. इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। अफ्रीका रीजन में, कॉन्गो में, है ना, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। रीजन ऑफ, ये रीजंस दिए हुए हैं, और उसके ऑफिस, यूरोपियन रीजन का ऑफिस जैसे डेनमार्क में है ना। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन का फिलीपींस में है। विजन यही है ना, कि हमें हेल्थ के
हेल्थ के मैक्सिमम पीक लेवल को हमें अचीव करना है। हमें स्वस्थ रहना है, मेंटली फिट रहना है, हमें फिजिकली फिट रहना है, और हमें इकोनॉमिकली भी साउंड होना है। क्योंकि इकोनॉमी का भी हेल्थ हेल्थ पे काफी प्रभाव पड़ता है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास फाइनेंस भी होना चाहिए, और सोशली भी हमारा फिट रहना जरूरी है, स्पिरिचुअली भी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो ये सब WHO की डेफिनेशन कवर करती है कि हेल्थ होती क्या है। यदि कोई मेंटली, फिजिकली और मेंटल, फिजिकल और उसका यदि सोशल लेवल अच्छा है, मतलब सोशली भी यदि वो अच्छा है, तो वो फिट माना जाएगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से व्यक्ति के पास दिखता तो अच्छा है वो, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी में स्ट्रेस स्प्रेड करता है, ठीक है, तनाव फैलाता है, खुद भी तनावग्रस्त रहता है और दूसरों को भी तनावग्रस्त कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति भी बीमारों की श्रेणी में आता है। अब इसके वर्क की यदि हम बात करें, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंसिव हेल्थ सर्विसेज, फैमिली हेल्थ का ध्यान रखता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, मतलब इन्वायरमेंट में वही है कि पॉल्यूशन यदि कम होगा, एयर वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन यदि कम होगा, तो इंसान के स्वस्थ रहने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको भी बताया, बायोमेडिकल रिसर्चेज, और असेंबलिंग द हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, कोऑपरेटिव विद अदर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द इक्विलिब्रियम इन अप्रूव्ड हेल्थ स्टेटस। मतलब किसी कंट्री की कोई लोकल वहाँ की हेल्थ अथॉरिटी भी है, तो WHO उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। तो ये WHO की डेफिनेशन है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब ऐसा है, WHO थोड़ा सा न्यूट्रलिज्म के साथ काम करता है, जो मेंबर्स हैं उनके किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं करता, ठीक है। और यूनिवर्सल मेंबरशिप है, मतलब जितने भी धरती पे जितने भी देश हैं, तो कोई भी देश इसकी मेंबरशिप अपनी स्वेच्छा से ले सकता है। WHO कभी किसी पे दबाव नहीं बनाता, लेकिन कोई देश यदि इसकी मेंबरशिप लेना चाहे, तो WHO उसको वेलकम करता है। ग्लोबली ग्लोबली प्रेजेंस को अपनी शो करता है, इसकी नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त है। आप खुद सोच सकते हो, ऐसा कोई विकसित देश नहीं है जो WHO का मेंबर ना हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये WHO कितना पॉपुलर है। और स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड कन्विंसिंग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फंड कलेक्टिंग एबिलिटी। The role of WHO in public health: provide leadership on matters of critical and health and engaging partnership with joint action of is needed। मैंने आपको बताया, जो भी मेंबर है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज है, हेल्थ केयर अथॉरिटीज है, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करता है ना। और रिसर्च के जो एजेंडा रहते हैं उनको सॉल्व करता है, और जो क्लिनिकल रिसर्चेज होती है, बायोमेडिकल रिसर्चेज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स डेवलप किए जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च की जाती है, तो उन सब पे WHO एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, नॉर्म्स को सेट करता है, स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, ठीक है, और पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है, मॉनिटर करता है कि कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है हेल्थ से रिलेटेड। और जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हैं उसके प्रिस्क्रिप्शन को भी प्रमोट करता है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो होती हैं जो सदियों से यूज होते आ रही हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी डिजीज का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, तो वो ट्रीटमेंट को फॉलो करना ज्यादा अच्छा है, इन कंपैरिजन ऑफ आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करो पेशेंट पे। तो WHO क्या कॉमन चीजों को प्रमोट करता है कि भाई ये फला बीमारी है, तो इसमें ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ये सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। तो इस टाइप से WHO के गाइडलाइन के हिसाब से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जैसे आप WHO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टॉप पर होती है, इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं, और सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, और रीजन्स होते हैं इसके। और इसकी लगभग, ये बढ़ गई है कंट्रीज, है ना। अभी 193 कंट्रीज इसकी मेंबर बन चुकी है, सोचिए। मतलब अराउंड 240 के आसपास कंट्रीज होगी ऑन दिस अर्थ, जिसमें से आपकी 193 कंट्रीज इसकी मेंबर बन चुकी है।
ये मैं आपको शायद मैंने जो डेटा बताया 140 ये पुराना है ना। मैंने 2013-14 में पीएससी की तैयारी की थी, तो अभी बढ़ के ये इतनी हो गई है ना। उस टाइम पे 140 के आसपास थी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ इसका, है ना। WHO पे यदि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, आप इस हिसाब से एग्जाम में यदि लिखते हो तो आपकी मार्किंग बहुत बढ़िया होगी। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखते हो तो आपका आंसर काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और आपको पॉइंट बना के लिखना चाहिए कि भाई यूजेस हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, कंपोजिशन है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है। ऐसे आप पॉइंट्स वाइज लिखोगे तो आपकी मार्किंग बहुत जबरदस्त होगी। जैसा आपका प्रेजेंटेशन होगा, है ना, उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। तो आपको समझना है कि हम किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो हम किन हेडिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे, क्या टाइटल्स हम देंगे, है ना। जैसे डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, डेफिनेशन के बाद यदि उसका कोई क्लासिफिकेशन है तो, है ना, यदि उसके कोई प्रॉज एंड कॉन्स है तो इस टाइप से हम हेडिंग, जब हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं ना, हमें आंसर लिखना होता है, तो उसके पहले हमारे माइंड में हम ये सेट करते हैं कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना। और वो कितने मार्क्स में पूछा गया है, जितने मार्क्स में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको लिखना है। अब मैं आपको यहाँ WHO पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो 40 मिनट का लेक्चर आपको दिया, आपको मैंने इतना सारा कंटेंट दिया, पर WHO हो सकता है आपसे 3 नंबर में पूछ ले। तो आप इतना बिल्कुल शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे फिर, है ना। सर 3 नंबर में आपको लिखना है। और ये भी हो सकता है कि कोई टॉपिक मैंने आपको शायद 30 मिनट पढ़ाया है और उस पर छोटा लेक्चर दिया और वो आपसे 16 नंबर में पूछ लिया जाए, तो फिर आपको उसको बड़ा भी करते आना चाहिए। तो ये जो अ, बड़ी चीज को छोटा करना है और छोटी चीज को इलाबोरेट करके उसको बड़ा करना है, ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। WHO तो मुश्किल से ही आपसे 16 नंबर में पूछा जाएगा, है ना, 5 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा WHO। ठीक है। अभी ये इसके वही एग्जीक्यूटिव बॉडी के डिस्क्रिप्शन है ना। इसका जो सेक्रेटरी होता है, ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, डायरेक्टर जनरल के द्वारा, ठीक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं, ये इसके डिविजन्स है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इपियोडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस एंड हेल्थ सिचुएशन ऑफ ट्रेंड असेसमेंट, कम्युनिकेबल डिजीज, वेक्टर बायोलॉजी and control, environmental health, public information and education for health, diagnostic, therapeutic and rehabilitative technologies। और इसका जो 7th डिवीजन है वो है मेंटल हेल्थ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फैमिली हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट, पर्सनल एंड जनरल सर्विसेज, बजट एंड फाइनेंस। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर WHO खत्म होता है। ये आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी का एक टॉपिक था, जो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है 5 नंबर के आसपास। ठीक है, बहुत इजी था। पॉसिबली आप एग्जाम में आएगा तो इसको अच्छे से लिख सकते हो, और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और अभी आपका एग्जिट एग्जाम भी होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो उसमें भी WHO से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, WHO कब स्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है ना। और ये WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो ऐसी कॉमन चीजें, या आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या भारत इसका मेंबर है ना, या भारत इसका मेंबर कब बना, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है। चलिए ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। हेलो। सर हाँ आरती, डू यू हैव एनी क्वेरी और डाउट? sir, no, but sir, I said that I will give the presentation on Saturday. So, as you know, sir, my right hand wrist is injured, so I am not able to make a PPT. हम्म। Sir, I इफ want यू to आर give नॉट a कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट मेडिकली फिट, सो डोंट गिव प्रेजेंटेशन, इट्स ओके। actually, sir, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, yes. और अदरवाइज ट्राई टू गिव इन फ्यूचर नेक्स्ट मंथ।
Sir, आप फिर रेस्ट कर लीजिए। actually, I wanted to give a presentation, National Health Program related in India. So, can I speak a little bit on this topic today? If you permission, sir, or यस, time व्हाई नॉट, मोस्ट today. वेलकम। Okay, thank you, sir. So, good afternoon, all of you. Here is my topic, and I explain a little bit national health programs. So, what is national health programs? And can I audible, sir? Am I यस, यू आर audible? ऑडिबल। Yes. National health programs. What is national health programs? National health programs. So, after independence of our nation, the national health programs are launched by the central government for the control, eradication of the communicable disease, development of मम्मी environmental sanitation, मैं ग्राफिक मम्मी improving the standard of nutrition, control and population, and the promotion of the rural health. So, national health programs are, so please keep quiet, muted ओके, मैं please. इन लोग को म्यूट कर देता हूँ जो लोग क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ बेटा, है ना। सॉरी, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। आप यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, और बस आरती बोल सकती है। ये आरती कोई तो म्यूट नहीं कर दिया उस आरती को ही म्यूट कर दिया एक मिनट, है ना। आरती, अपने आप को अनम्यूट कर लो आप, ठीक है, और शुरू हो जाओ। Okay, sir. सॉरी। Uh, हाँ। okay. National health programs are, Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, Ministry of Social Welfare, as it is scheme, Ministry of Social Welfare, Midday Meal Program, Ministry of Rural Development, Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, and tobacco, TB, and another control of the programs, national health, so blah blah. And arising in my mind, sir, recently, first national program of India. So the first national health program in India was on family planning, which was started in 1952. In fact, India was the first country in the world, sir. ओके। Yeah, started program on family planning. There was a no health policy of 36 years, sir. After independence, health was left to committees of commissions. So I hope to all of you listen to me. यस, यू कैरी ऑन। yes yes they all are listening to Okay, you, thank but they you. don't respond. They won't respond you. You speak up. Enough, sir. Actually, and thank you for giving time, or thank you all of you listening to me. Thank you so much. आई रियली अप्रिशिएट, आपने सरप्राइजिंगली प्रेजेंटेशन दिया अपना, ठीक है। इट्स ओके, आपके रिस्ट में इंजरी है, दैट्स व्हाई आप पीपीटी नहीं बना पा रहे, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। बट आपकी मार्किंग है ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप कोशिश करना फ्यूचर में और बेटर प्रेजेंटेशन देने की। अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन भी बढ़िया है, सारी चीजें ठीक है, काफी शॉर्ट टाइम में आपने तैयार किया है, और आप मेडिकली फिट भी नहीं है, तो उस हिसाब से इट्स गुड, है ना। ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन इज गुड। थैंक यू आरती। Okay, sir. Thank you so much giving time, sir. ओके, सो सैटरडे कोई प्रेजेंटेशन देना चाहेगा। एक्चुअली आरती का प्रेजेंटेशन था, लेकिन उसकी रिस्ट इंजरी की वजह से वो पीपीटी नहीं बना पाई, और इसीलिए अब सैटरडे उसका प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आज हो गया। अब कोई सैटरडे देना चाहता है तो बताए, कोई यदि इंटरेस्टेड हो, कंफर्टेबल हो, और किसी की यदि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको उसमें रिबेट जरूर दूंगा, ठीक है।
ओके, ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।